हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिवाइज करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये आपका लास्ट हेड ऑफ इनकम है दोस्तों। अब हर एक हेड के अंदर हमने पहला ही सेक्शन जो डिस्कस किया हुआ है वो है चार्जिंग सेक्शन। दोस्तों पहले हम लोग एक समरी बना लेते हैं कि सबके चार्जिंग सेक्शंस क्या क्या हैं। अगर मैं हेड वाइज जाऊं तो पहला हेड था सैलरी, सेकेंड हेड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड ऑफ इनकम is business and profession, fourth capital gains and last is other sources। अगर मैं सबके चार्जिंग सेक्शन की बात करूं, चार्जिंग सेक्शन तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन नंबर इज 15, हाउस प्रॉपर्टी का 22, बिजनेस का 28, कैपिटल गेन्स का 45 एंड अदर सोर्स का 56। अब दोस्तों हम लोगों ने हर एक हेड के अंदर ईयर ऑफ टैक्स भी डिस्कस किया है, मतलब हमें कौन से ईयर में टैक्स लगेगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप याद करोगे तो सैलरी में आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस। बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। असेसी के पास ऑप्शन है कि आपको जो भी वे से टैक्स भरना है आप भर सकते हो, मतलब आप मर्केंटाइल सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद कैपिटल गेन्स में टैक्सेबिलिटी इज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में असेट ट्रांसफर हुआ वो ईयर में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एंड अदर सोर्स में वापस से प्रोविजन इज ऑप्शन इज गिवन टू असेसी। असेसी के पास ऑप्शन है कि असेसी आपको जो वे से टैक्स भरना है आप भर सकते हो, आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो, कैश सिस्टम फॉलो करना चाहो वो भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 56, इसके अंदर दो सबसेक्शंस हैं, पहला 56 सबसेक्शन 1 और दूसरा 56 सबसेक्शन 2। अब 56 सबसेक्शन 1 जो है वो डील करता है विद जनरल इनकम्स। जनरल इनकम्स का मतलब क्या? ऐसी इनकम्स जो फर्स्ट 4 हेड्स के अंदर टैक्सेबल नहीं है, प्लस वो इनकम एग्जम्प्ट भी नहीं है। तो जो भी इनकम फर्स्ट 4 हेड्स के अंदर कवर्ड नहीं है प्लस जो भी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है वो सारी इनकम्स टैक्सेबल हो जाएगी। एंड 56(2) क्या बोलता है? तो 56(2) बोलता है कि कुछ इनकम स्पेसिफिकली कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर अदर सोर्सेज। सो ये डील करता है विद स्पेसिफिक इनकम्स 56(2) एंड 56(1) जो है वो डील करता है विद जनरल इनकम्स। सो जो भी इनकम्स फर्स्ट 4 हेड्स में नहीं आएगी प्लस जो भी इनकम एग्जम्प्ट नहीं होगी वो इनकम्स अदर सोर्स में क्या हो जाएगी दोस्तों, टैक्सेबल हो जाएगी। एंड 56(2) क्या बोल रहा है? तो 56(2) में कुछ लिस्ट दिया है स्पेसिफिक इनकम्स का कि ये इनकम्स पे तो टैक्स अदर सोर्स में ही लगेगा। नीचे देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया है कि ऑप्शन इज गिवन टू असेसी, आइदर ही कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और ही कैन फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। उसे जो भी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है वो कर सकता है। अब आप लोगों को एक लिस्ट दिया है कि कौन कौन सी इनकम्स पे आपको टैक्स ये हेड के अंदर लगेगा। अब दोस्तों हम कंप्लीट लिस्ट तो बना नहीं सकते, बट इसमें आपकी मेजॉरिटी इनकम्स जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। सो मेजॉरिटी इनकम्स को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ऑल स्पेसिफिक इनकम्स आर कवर प्लस फ्यू जनरल इनकम्स आर कवर्ड। चलो पहला पॉइंट क्या है? सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी एंड एमएलए। याद करो हमने सैलरी में पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो ही आपकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इन द एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपकी इनकम टैक्सेबल तो होगी बट अंडर अदर हेड्स एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिलती है दोस्तों वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये एमपी और एमएलए जो है उनको एक अलाउंस मिलता है जिसका नाम है डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। अब जो भी डेली या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिला इज फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1017, बट ये वाला जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 बीएसी। सो 115 बीएसी के अंदर ये डेली एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी और आरडी दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम वेकेंट प्लॉट।
अब देखो, अगर आपको कोई बिल्डिंग से भाड़ा आ रहा है, क्या नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। अगर आपको किसी लैंड से रेंट आ रहा है एंड लैंड इज अटैच टू बिल्डिंग, अपरटेनेंट टू बिल्डिंग, तो भी आपकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन सिर्फ एक वेकेंट प्लॉट से आपको रेंट आ रहा है, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? अंडर अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सो अगर मैंने मेरी प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दी है, आप मुझे रेंट पे कर रहे हो, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। बट मेरी प्रॉपर्टी आपने किसी और को भाड़े पे दी और आपको अब रेंटल इनकम आ रहा है, तो वो आपको टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेज। ये दोनों इनकम्स जो है, ये दोनों इनकम्स अदर सोर्स में टैक्सेबल तभी होगी जब आपका वो बिजनेस नहीं है। अगर आपका कोई चीज़ का बिजनेस ही है, रेंट पे प्रॉपर्टीज देना बिजनेस ही है, तो फिर वो टैक्सेबल कहाँ पे हो जाएगा? अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर अगर आपको क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। सो अगर आपको इंटरेस्ट मिला है ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखना, इनकम टैक्स रिफंड जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन। अब दोस्तों, फैमिली पेंशन के केस में फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में कुछ एग्जम्पशन दिया गया है। क्या एग्जम्पशन है पहले वो समझते हैं। एक सेक्शन है 1018 करके। 1018 में क्या दिया है कि एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट है एंड एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं, लाइक महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ऐसे गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं, देन पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, मतलब वो एम्प्लॉई को कोई पेंशन मिली या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को कोई पेंशन मिली ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉई, इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1018। सो 1018 क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, अगर एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, एंड एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो फिर उसको पेंशन मिले या उसकी डेथ पे फैमिली को पेंशन मिले, बोथ आर फुल्ली एग्जम्प्ट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉई वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस एंड उसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज। अब डेथ हो चुकी है एम्प्लॉय की, तो डायरेक्टली पेंशन फैमिली को ही जाएगा, तो जो भी फैमिली पेंशन मिला क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट अंडर 1019। अब ये दो केसेस में अगर पेंशन कवर हो गई तो वो एग्जम्प्ट है। उसके अलावा अगर फैमिली मेंबर को पेंशन मिला तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब टैक्सेबल होगा तो फैमिली मेंबर जिसको भी पेंशन मिला है उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। सो अगर 30,000 की पेंशन मिल रही है तो 10,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, एंड अगर 3 लाख की पेंशन मिल रही है तो 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। सो वो एक चीज ध्यान में रखना, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स विनिंग्स का इनकम। जो भी आपकी कैजुअल इनकम्स आती है, विनिंग्स की इनकम आती है, लॉटरी विनिंग्स हो गई, कोई कार्ड गेम से विनिंग हो गई, या फिर कोई यू कैन से गेम शो से विनिंग्स हो गई, तो वहाँ पे जो भी विनिंग्स की इनकम है वो आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। अब विनिंग्स की इनकम के सामने आपको कोई भी खर्चे माइनस करने नहीं मिलेंगे, प्लस आपको कोई भी डिडक्शन 80C से 80U के एडजस्ट करने नहीं मिलेंगे, प्लस आपके जो भी लॉसेस होंगे, दूसरे लॉसेस कोई भी हेड के, वो आप विनिंग्स के सामने कभी सेट ऑफ नहीं कर सकते। विनिंग्स पे फ्लैट रेट लगेगा 30%, डायरेक्टली बेसिक टैक्स 30%। हाँ, आपको रिबेट जो है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको रिबेट माइनस करने मिलेगा अगेंस्ट इनकम फ्रॉम विनिंग्स। एंड जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते अगेंस्ट विनिंग्स। याद करोगे तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या अनएब्जॉर्ब्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ दो ही लोगों को एडजस्ट करने मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, और वो भी किसके सामने? शॉर्ट टर्म 111A के सामने एंड लॉन्ग टर्म 112A एंड 112 के सामने। सो ये आपकी विनिंग्स की इनकम हो गई। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब है आपको अगर जॉइंट में रेंट आ रही है तो उस रेंट का क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको रेंट आ रही है फॉर बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज। सो अगर सोचो कि एक पर्सन ने बिल्डिंग रेंट पे दिया है और बिल्डिंग के साथ साथ जो फैसिलिटीज है
वो भी यू कैन से यूज कर सकता है टेनेंट, और फैसिलिटीज के लिए ओनर जो है वो अलग से चार्ज ले रहा है। सो अगर मैंने आपको बिल्डिंग भाड़े पे दिया और उसका भाड़ा है 50,000, प्लस जो बिल्डिंग है उसमें जिम एरिया है, स्विमिंग पूल है, सो ये सब चीज़ें यूज़ करने के लिए मैंने आपको बोला कि आपको मुझे और 10,000 देना पड़ेगा। तो आप जो मुझे बिल्डिंग का भाड़ा पे कर रहे हो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो आप मुझे फैसिलिटीज के लिए पैसा दे रहे हो वो मुझे अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर मैंने बिल्डिंग के साथ साथ आपको कोई असेट यूज करने दिया है, असेट, सो मैंने आपको बिल्डिंग तो दिया ही, साथ साथ में बिल्डिंग के अंदर कुछ असेट्स भी दिए, फ्लैट दिया, और वो फ्लैट सोचो फर्निश्ड फ्लैट था। तो अगर रेंट इज सेपरेबल, मतलब अगर रेंट सेपरेट हो सकती है, तो जो बिल्डिंग का रेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एंड जो असेट्स का रेंट होगा वो अदर सोर्स में जाएगा, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो डिपेंड करेगा। सो अगर आपका बिजनेस ही है असेट्स रेंट पे देने का, तो फिर वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा, नहीं तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर रेंट सेपरेबल नहीं है तो वो या तो IFOS में टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इधर रेंट सेपरेबल नहीं है, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो होता है ऑडिटोरियम। जब भी आप ऑडिटोरियम भाड़े पे लेते हो तो कहने से वहाँ पे आपसे जो भी बिल्डिंग है उसका भाड़ा तो लिया ही जाएगा, साथ साथ में जो भी चेयर्स होगी उन सब का भी रेंट इंक्लूडेड होगा। सो फ्रेंड्स, अगर सोचो मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया और मेरा बिजनेस ही ऑडिटोरियम भाड़े पे देना, तो वो मेरी बिजनेस इनकम हो गई। बट अगर मेरे पास एक ऑडिटोरियम है और वहाँ पे मैं सिर्फ लेक्चर्स ले रहा हूँ, और अगर ऑडिटोरियम वेकेंट है तब मैं भाड़े पे दे रहा हूँ उसको, तो वो मेरी इनकम अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट इनकम आ रही है डिविडेंड इनकम। आपको जो भी डिविडेंड इनकम आएगा, डिविडेंड इनकम आपको शेयर्स पे मिले या डिविडेंड इनकम आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के ऊपर मिले, डिविडेंड इनकम आपकी टैक्सेबल होगी अंडर अदर सोर्सेस। अब डिविडेंड इनकम में से आपको एक खर्चा माइनस करने मिलेगा, एक खर्चा आप माइनस कर सकते हो, और वो है इंटरेस्ट। मतलब अगर सोचो आपने लोन ली हुई है और लोन लेके आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या लोन लिया है और आपने म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अब आपको यहां से डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स और डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो पहले तो आप टैक्स कर दो और उसमें से सिर्फ एक खर्चा माइनस करने मिलेगा, और वो कौन सा खर्चा है दोस्तों? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और आपको जो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने मिलेगा वो होगा मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। सो अगर आपकी डिविडेंड इनकम 10 लाख है और अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा 1.8 लाख है तो पूरा 1.8 लाख मिलेगा। बट अगर डिविडेंड इनकम 10 लाख है और आपका इंटरेस्ट का खर्चा 3 लाख है तो आपको हम 2 लाख माइनस करने देंगे। अब दोस्तों ये आपका पहला पॉइंट का कि खर्चा कौन कौन सा माइनस करने मिलेगा डिविडेंड में से। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपको डिविडेंड मिला ऑन शेयर्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और शेयर्स विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, सो आपको डिविडेंड मिला ऑन शेयर्स। अब शेयर्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड थे या आपके लिए इन्वेस्टमेंट थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर हमेशा आपको टैक्स लगेगा अंडर अदर सोर्सेस। डिविडेंड के ऊपर हमेशा आपको टैक्स लगेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो ध्यान में रखना। और उसके बाद फ्रेंड्स जो डिविडेंड है उसको सेक्शन नंबर 222 के अंदर डिफाइन किया है हमने क्लास में। 222C वो डिटेल में डिस्कस किया था कैपिटल गेन्स के वक्त, और ये है सेक्शन नंबर 222E। अब 222E क्या बोलता है? C तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कैपिटल गेन्स के अंदर। 222E में क्या लिखा हुआ है? अब 222E में ऐसा प्रोविजन है कि अगर कोई शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10%, सो इसको हम बोलेंगे मेजर शेयर होल्डर। किसमें शेयर होल्डर है? क्लोजली हेल्ड कंपनी में। सो दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर एक पर्सन कौन है? शेयर होल्डर है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये शेयर होल्डर को क्या दे रही है? लोन या एडवांस। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या करती थी? इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड वो लोग लोन दे देते थे और बोलते थे हमने लोन दिया है, और शेयर होल्डर बोलता था मुझे तो लोन मिला है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, मैं कल उठ के उसको रीपे करूंगा, सो मुझे लोन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, डिविडेंड नहीं देते थे, लोन दे देते थे। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने 222E प्रोविजन बना के बोला कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी
अपने शेयर होल्डर को जिसका वोटिंग पावर मोर देन और इक्वल टू 10% है, उनको अगर लोन दे रही है या एडवांस दे रही है, तो ये लोन या एडवांस हम कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ कंपेयर करेंगे. विच एवर इज लोअर इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E. सो दोस्तों यहां पे लोन जो है ना, लोन उसको क्या माना गया है, इनकम माना गया है. क्यों? क्योंकि लोग टैक्स अवॉइड करते थे. यहां पे अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दे तो कहने से उनको टैक्स लग जाएगा, लोन दे दे तो टैक्स नहीं लगता. तो अब प्रोविजन ही बना दिया कि अगर आप लोन दोगे तो भी हम उसको डिविडेंड मान के डिविडेंड के ऊपर टैक्स कर देंगे. उसके बाद दोस्तों 3 पॉइंट्स है, मैं थर्ड पॉइंट पे पहले जा रहा हूं. अगर एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10%, और ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसमें उसका वोटिंग पावर मोर देन और इक्वल टू 10% है. अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अगर पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, देखो यहां पे तो शेयर होल्डर ने लोन लिया था, बट अब यहां पे क्या है, तो यहां पे क्लोजली हेल्ड कंपनी ने पेमेंट कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर. तो अगेन दिस पेमेंट मेड बाय कंपनी वी विल कंपेयर विथ रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच एवर इज लोअर इज डीम्ड टू बी डिविडेंड ऑफ द कंपनी, मतलब डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है कि अगर एक शेयर होल्डर है जिसका वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10% इन एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी. सो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका वोटिंग पावर मोर देन और इक्वल टू 10% है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अब लोन दिया या एडवांस दिया है ऐसे कंसर्न या एंटिटी को, जिसमें ये शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. क्या है शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट. सो ये शेयर होल्डर का वोटिंग पावर इज मोर देन और इक्वल टू 10% इन क्लोजली हेल्ड कंपनी, एंड यही शेयर होल्डर का एक कंसर्न के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. और अब क्लोजली हेल्ड कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दिया है टू एनी एंटिटी, यानी से ये लोन या एडवांस कंपेयर करेंगे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ, और इसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, डिविडेंड. सो अगर शेयर होल्डर खुद लोन ले, या फिर शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी पेमेंट करे, या फिर कंपनी किसी एंटिटी को लोन दे जिसके अंदर शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, ये तीनों केस में ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा और वो डिविडेंड माना जाएगा. नाउ दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन मनी लेंडिंग बिजनेस. अगर कंपनी का बिजनेस ही है क्या लोन देना, देन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन इज टू बी इग्नोर्ड. सो अगर शेयर होल्डर ने कोई लोन रीपे की हुई है, हम वो लोन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे रीपेमेंट को. सो रीपेमेंट अपने को देखना नहीं है. सो दोस्तों ये आपका प्रोविजन हुआ डिविडेंड का. ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अंदर अदर सोर्सेस. उसके बाद फ्रेंड्स इंटरेस्ट इनकम. अब इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है ऑन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन. एंड अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विच आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपको टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्सेस. याद रखना अगर डिविडेंड इनकम होता तो डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेस ओनली. फिर जो भी अमाउंट मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ये अमाउंट किसको मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन हु इज रिसीविंग अमाउंट, हेड डिसाइड होगा कि कौन से हेड में टैक्सेबल होगा. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉई को मिला है तो वो सैलरी में टैक्स हो जाएगा. अगर कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में एंगेज्ड है उसको मिला है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स होगा. अदर पर्सन को मिला है तो ये अदर सोर्सेस में टैक्स हो जाएगा. ये हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन में इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके बाद 13th पॉइंट क्या बोल रहा है, 13th पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए, शेयर्स, और ये शेयर्स को इशू किया गया है एट प्रीमियम पे इशू किए हैं, और यहां पे शेयर होल्डर है. सो ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं एंड इशू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू. सो अब एक एग्जांपल लो कि एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू इज 50 रुपीज, और अभी ये शेयर्स इशू किए गए हैं, इशू प्राइस इज 80 रुपीज.
80 में इशू की है और ये शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो 10 है, मतलब तुम्हें समझ रहे हैं फेस वैल्यू 10 है और अगर इशू प्राइस 80 है तो 70 का अपन प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड जो इशू प्राइस है वो 80 है और फेयर मार्केट वैल्यू 50 है। मतलब शेयर्स की क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है उसके शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 50। इशू भी कितने में करने चाहिए थे 50 में करने चाहिए थे, लेकिन ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 80 में। तो अब ये शेयर होल्डर 80 रुपीज दे रहा है, 80 रुपीज किसको? क्लोजली हेल्ड कंपनी को। तो अब क्लोजली हेल्ड कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला? एक्स्ट्रा पैसा, तो एक्स्ट्रा पैसा 30 मिला है, तो ये 30 क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल हो जाएगा। ये 30 जो है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी को क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको एडवांस मनी मिला हुआ है जो आपने फोरफिट किया था ऑन और आफ्टर 1/4/2014, वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, जो भी एडवांस मनी ये डेट के पहले मिला था, याद करोगे अगर आप, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद वो याद करो कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा था, तो अगर आपको कंपेंसेशन मिलने में डिले हो रहा था, कंपेंसेशन मिलने में क्या हो रहा था? डिले हो रहा था, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अब जो इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन है वो आपको अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा ऑन रिसीव बेसिस एंड आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितना? 50%। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 50%। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों गिफ्ट के प्रोविजंस हैं अंडर अदर सोर्सेस। हो सके तो सेक्शन नंबर याद रखना 56 to 10। अब दोस्तों ये जो गिफ्ट के प्रोविजंस हैं इसमें रूल्स क्या क्या है, क्या क्या प्रोविजंस है समझते हैं। कि अगर आपको गिफ्ट मिला है एंड वो सम ऑफ मनी है, अब सम ऑफ मनी का मतलब क्या? आपको मॉनिटरी गिफ्ट मिला है, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब मिला हुआ है। और अगर आपको टोटल अमाउंट जो मिला हुआ है इन अ प्रीवियस ईयर, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। सो अगर आपको 60,000 की गिफ्ट मिली हुई है इन एंटायर प्रीवियस ईयर, पूरा का पूरा 60,000 क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सेबल। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट किसी ने दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट, अब फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में मॉड्यूल के अंदर दोस्तों दो व्यूज दिए हुए हैं। पहला व्यू क्या बोलता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसको हम सम ऑफ मनी मानेंगे, और सम ऑफ मनी मानेंगे और अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड सेकेंड व्यू बोलता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट को हम सम ऑफ मनी कंसिडर नहीं करेंगे, वो सम ऑफ मनी नहीं है एंड इसी रीजन के वजह से उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। ये दोनों व्यूज मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं, आप जो भी व्यू फॉलो करना चाहो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे तो फिर मैं तो बोलूंगा कि एफडी को सम ऑफ मनी मानना चाहिए। सो मैं वो व्यू को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, लेकिन यस दोनों व्यूज है, आप दोनों व्यूज में से जो भी व्यू फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट इन काइंड। क्या आ रहा है? गिफ्ट इन काइंड। अब गिफ्ट इन काइंड जो है ना दोस्तों, उस पे पहले टैक्स ही नहीं लगता था। गिफ्ट इन काइंड पे पहले टैक्स नहीं लगता था। काइंड वाले पे टैक्स लगना कब से स्टार्ट हुआ? 1/10/2009 से। मतलब अगर मैं आपको अब 1/10/2009 से कोई भी असेट दूं इन काइंड तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन 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 कोई भी असेट दूं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने असेट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। अब मैं असेट आपको दे रहा हूं तो पहले वो असेट डेफिनेशन के अंदर फॉल होना चाहिए, डेफिनेशन के अंदर वो असेट जो है वो फॉल होना चाहिए तो ही आपको टैक्स लगेगा। सो देखो रूल क्या है, 1/10/2009 के पहले अगर मैं कोई भी असेट काइंड में देता आपको नो टैक्स, बट अगर 1/10/2009 के बाद मैं आपको कोई भी असेट दे रहा हूं इन काइंड और वो असेट अगर डेफिनेशन के अंदर फॉल हो रहा है तो आपको टैक्स लगेगा, नहीं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और डेफिनेशन मैंने यहां पे देखो शॉर्ट में लिखा है BJP, B स्क्वायर, JP, S3, A2 एंड D, BJP, SAD, और लास्ट में एक मैं ऐड कर रहा हूं V करके, V। सो अब ये डेफिनेशन है असेट का। अब ध्यान से सुनना, पहला जो B है, B वो किसके लिए? बिल्डिंग्स और लैंड।
फर्स्ट जो बी है वो किसके लिए, बिल्डिंग्स और लैंड। सेकेंड जो बी है वो किसके लिए, बुलियंस। बुलियंस, जे से ज्वेलरी, पी से पेंटिंग्स, S3 शेयर्स, सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स। शेयर्स, सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स। A2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। एंड डी से ड्रॉइंग्स। एंड वी जो है ना, वी वो है वर्चुअल डिजिटल असेट्स। वर्चुअल डिजिटल असेट्स। सो BJP SAD, BJP SAD V। अब ये सारे असेट्स अगर आपको मिले, कब मिले, 1/10/2009 या उसके बाद, तो आपको टैक्स लगेगा। और ये सारे असेट्स भी कैपिटल असेट्स होने चाहिए। मतलब जो रिसीवर है उसके लिए क्या होने चाहिए, सारे असेट्स कैपिटल असेट्स होने चाहिए। अब इसमें से पहला जो बी है ना, बी वो इमूवेबल में आ जाएगा, दैट इज बिल्डिंग्स और लैंड। और बाकी का जो भी डेफिनेशन है BJP SAD एंड वी, वो मूवेबल में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको गिफ्ट मिला है इन काइंड, तो अब दो पॉसिबिलिटीज है, आपने या तो कंसिडरेशन दिया ही नहीं होगा, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, या फिर आपने कंसिडरेशन दिया होगा लेकिन कम दिया होगा, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सो सोचो, अगर मैं आपको कोई असेट दे रहा हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपने मुझे पैसा दिया ही नहीं, कहने से आपका फायदा हुआ। बट मैं अगर आपको असेट दे रहा हूं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है और आपने मुझे बदले में 80 लाख ही दिया है, तो आपका 20 लाख का फायदा हुआ। सो अब ये दोनों केसेस में हम आपको टैक्स लगाएंगे। सो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब यू आर रिसीविंग मूवेबल प्रॉपर्टी और आपने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, सो आपको असेट फ्री में मिला है। या मूवेबल प्रॉपर्टी मिली विद कंसिडरेशन, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी आई, आपने कंसिडरेशन दिया लेकिन कंसिडरेशन आपने इनएडिक्वेट दिया है, कम दिया हुआ है कंसिडरेशन। सेम वे में इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली विदाउट कंसिडरेशन एंड नेक्स्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है विद कंसिडरेशन। अब दोस्तों पहले मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिली है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, तो आप क्या करो, जितनी भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली हुई है विदाउट कंसिडरेशन, सबका फेयर मार्केट वैल्यू देखो। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इफ इट इज मोर देन 50,000 देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली हुई है विद कंसिडरेशन, तो फिर दोस्तों आपको फेयर मार्केट वैल्यू में से कंसिडरेशन माइनस करना है ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, एंड अगर वो 50,000 से ज्यादा है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको पूरे साल में 4 प्रॉपर्टीज मिल रही है विदाउट कंसिडरेशन, 4 प्रॉपर्टीज और विदाउट, चारों प्रॉपर्टीज आपको फ्री में मिल रही है, आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो चारों प्रॉपर्टीज को ऐड करना, मतलब चारों प्रॉपर्टीज की फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड करना। एंड अगर सोचो आपको चारों प्रॉपर्टीज मिल रही है विद कंसिडरेशन, आपने कंसिडरेशन चारों के लिए पे किया और चारों के लिए इनएडिक्वेट है, तो जो डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, वो चारों प्रॉपर्टीज का ऐड करके ये लिमिट चेक करना। अच्छा, अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज मिली हुई है एंड विद कंसिडरेशन भी कुछ प्रॉपर्टीज मिली है, तो उसको मर्ज मत करना। विथ अलग है और विदाउट के लिए 50,000 का लिमिट अलग है, विदाउट के लिए 50,000 का लिमिट अलग है, विथ के लिए भी 50,000 का लिमिट अलग है। सो वो ध्यान में रखना। एंड अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला हुआ है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट, तो आप क्या चेक करो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चेक करो वो प्रॉपर्टी का, अगर वो 50,000 से ज्यादा है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब ध्यान से सुनना, यहां पे ये जो लिमिट दी गई है ना 50,000 की, ये लिमिट आपको पर ट्रांजैक्शन देखनी है, आपको एग्रीगेट नहीं करना है। मतलब अगर आपको 3 इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिली है तो आपके लिए 50,000 की लिमिट 3 बार हो जाएगी, 3 बार अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज देखना है आपको। एंड अगर आपको विथ कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन अगर मिला हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहले तो आप अपना बेनिफिट देखो कितना है, दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। सो अगर आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और आपने 80 लाख ही दिया है, मतलब आपका 20 लाख का फायदा हो गया। अब सब जगह पे आप देखोगे तो लिमिट 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 है, लेकिन यहां पे ना, यहां पे 2 लिमिट्स हैं, या तो 50,000
या फिर आपने जो कंसिडरेशन पे किया होगा उसका 10%, विच एवर इज हायर। अब अगर आपने 80 लाख मुझे दिया है और मैंने आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी हुई है, तो 80 लाख का 10% इज 8 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, तो 8 लाख लिमिट हो गई। और अब डिफरेंस देखो, दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। अगर वो डिफरेंस दैट इज मेरे एग्जांपल में 20 लाख था, क्या वो 8 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस, आपको टैक्स लग जाएगा। सो इधर दो लिमिट से याद रखना, एक 50,000 और एक 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। सो ये दो लिमिट से, दोनों में से जो हायर आया वो आपको सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अब अगर आपको सम ऑफ मनी मिला है, सम ऑफ मनी याद रखना उसको एग्रीगेट करना है। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज विदाउट कंसिडरेशन मिली हुई है, एग्रीगेट करना है। विद कंसिडरेशन मिली है, अगेन एग्रीगेट करना है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज में तो आपको ये 50-50 की लिमिट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज देखनी है। उसके बाद आपको नीचे ही प्रॉपर्टी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें कवर्ड है, जो अपन ने ऊपर यहां पे बीजेपी सैड वी करके पढ़ा था वो। अब फ्रेंड्स, मैं यहां पे आप लोगों को 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि सपोज मुझे गिफ्ट मिल रही है, एग्जांपल लो, मुझे गिफ्ट मिल रही है और मुझे मिस्टर ए ने गिफ्ट किया हुआ है, गोल्ड गिफ्ट किया है, गोल्ड, जिसकी मार्केट वैल्यू 30,000 है। और अगर मिस्टर बी ने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट की हुई है, पेंटिंग, जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो मैं समझ में आ रहा है सागर को अदर सोर्स के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं, क्योंकि दो असेट मिले, दोनों का मार्केट वैल्यू में ऐड करूं वो 50,000 ही हो रहा है, नो टैक्स। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मार्केट वैल्यू 40,000 है और इसका मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो अब सागर को दो प्रॉपर्टीज मिल रही है और दोनों प्रॉपर्टीज का मार्केट वैल्यू आप ऐड करोगे तो 70,000 है, फुल्ली 70,000 टैक्सेबल। पूरे 70,000 पे सागर को क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? टैक्स आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद और एक एग्जांपल लो कि मिस्टर ए ने सागर को गोल्ड दिया हुआ है 1 लाख का और सागर ने कंसिडरेशन पे किया है 70K का, 70,000। और मिस्टर बी ने सागर को पेंटिंग दी हुई है 1 लाख की और सागर ने मिस्टर बी को कंसिडरेशन पे किया है 80K। तो अब तुम देखोगे तो सागर को जो टोटल बेनिफिट हो रहा है वो है 50,000 का, क्योंकि दोनों असेट्स की मार्केट वैल्यू मिला के 2 लाख है और सागर ने पे 1.5 लाख किया है, 50,000 का सागर को बेनिफिट है। अब सागर जो है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पे टैक्स लगेगा? 0 पे, कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं, निल। बट अगर मैं बोलूं कि ये 1 लाख है, ये 60,000 है, ये 1 लाख है और ये भी 60,000 है, तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए टोटल फेयर मार्केट वैल्यू जो असेट्स के आए हैं वो है 2 लाख और सागर ने पे किया है 1.2 लाख। सो टोटल फायदा जो है वो है 80,000, ये 80,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मिस्टर ए ने सागर को गोल्ड दिया है जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 है, सागर ने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, और मिस्टर बी ने पेंटिंग दी हुई है जिसका मार्केट वैल्यू 1 लाख है और सागर ने इसको कंसिडरेशन पे किया है 60K। अब मिस्टर ए से बेनिफिट 40,000 का है, यहां पे भी बेनिफिट 40,000 का है, लेकिन सागर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मिली है विदाउट कंसिडरेशन और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मिली है विद कंसिडरेशन। दोनों के लिए 50,000 का लिमिट जो है वो अलग अलग है। चलो और एक एग्जांपल, कंफ्यूज मत होना, यहां पे समझना बराबर से। सागर को मिस्टर ए ने एक मोटर कार दी है, मोटर कार 40,000 की, और मिस्टर बी ने सागर को गोल्ड दिया है 30,000 का। वापस से सागर ने दोनों को कंसिडरेशन पे नहीं दिया। अब सागर को यहां पे टैक्स कितने पे लगेगा? तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा वापस से निल। क्यों निल? क्यों निल दोस्तों, क्यों निल? क्योंकि याद रखो मोटर कार
पे आपको टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि मोटर कार बीजेपी सैड के अंदर कवर्ड ही नहीं है। और सागर जो है उसको सिर्फ गोल्ड पे टैक्स लगना चाहिए, बट उसकी भी वैल्यू कहीं से 50,000 से कम है, इसीलिए सागर को टैक्स नहीं लगेगा। याद रखना, आपको वही असेट्स पे टैक्स लगेगा जो बीजेपी सैड के अंदर कवर्ड है दोस्तों। ये डेफिनेशन के अंदर असेट आना चाहिए, आपको 1/10/2009 या उसके बाद मिलना चाहिए, और वो असेट कैपिटल असेट भी होना चाहिए। अच्छा चलो और एक एग्जांपल लो। मिस्टर ए ने सागर को एक लैंड दी हुई है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30,000 है, और मिस्टर बी ने भी एक हाउस प्रॉपर्टी दी है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000 है। अब ये दोनों पे कहने से सागर को टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट चेक करनी होती है। सो वो एक चीज ध्यान में रखना। अच्छा, लास्ट केस, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक हाउस प्रॉपर्टी दी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ थी, और मिस्टर बी ने बदले में कंसिडरेशन दिया हुआ है 95 लाख का। पहले तो मिस्टर बी का फायदा देखो कितना है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 5 लाख उसका फायदा हो चुका है। और अब आप लिमिट चेक करो तो लिमिट में 2 लिमिट आएगी, एक 50,000 की लिमिट आएगी और दूसरी 10% ऑफ कंसिडरेशन दैट इज 9.5 लाख की लिमिट आ जाएगी। तो 9.5 लाख हायर है। अब आपका जो बेनिफिट है कहने से ये लिमिट से कम है, मिस्टर बी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। सो ये सारी एग्जांपल्स ध्यान में रखना दोस्तों। क्लास में तो हमने इन डिटेल और भी काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। अब दोस्तों यहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नॉन एप्लीकेबिलिटी दी गई है कि कब कब आपको गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, कब कब आपको गिफ्ट के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, वो यहां पे दिया गया है। सो अगर आपको गिफ्ट मिलता है फ्रॉम रिलेटिव, सो अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहां से कवर कर लूंगा। रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब रिलेटिव का मतलब क्या, तो रिलेटिव एक तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने पड़ेंगे और दूसरा HUF के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पड़ेंगे। बहुत इजी, HUF के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मेंबर्स जो है HUF के वो क्या बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे। अब इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन, सो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है उसको गिफ्ट मिली, किससे गिफ्ट मिली तो एग्जेम्प्ट होगा। तो पहले तो मिस्टर ए जो है उसके जो भी असेंडेंट होंगे दैट इज फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये लोग सब कवर हो जाएंगे। फिर मिस्टर ए के ब्रदर, सिस्टर और उनके स्पाउस, फिर मिस्टर ए के स्पाउस दैट इज मिसेस ए, फिर मिसेस ए जो है उसके असेंडेंट, मिसेस ए जो है उसके असेंडेंट, अच्छा मिसेस ए जो है उसके ब्रदर, सिस्टर और उसके स्पाउस, दोनों के डिसेंडेंट, सन या डॉटर प्लस स्पाउस, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर प्लस स्पाउस, और लास्ट में जो मिस्टर ए है उसके जो फादर मदर है उनके ब्रदर, सिस्टर और उनके स्पाउस भी यहां पे कवर्ड है, ब्रदर, सिस्टर एंड उनके स्पाउस। ये डेफिनेशन है रिलेटिव का, किसके लिए, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है, ये मिसिस ए के फादर मदर के ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है। सो वो ध्यान में रखना। अगर आपको गिफ्ट मिलता है ये कब, रिलेटिव से, तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, अगर आपको गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज के वक्त अगर आपको गिफ्ट मिला तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। विल या इनहेरिटेंस से अगर आपको कोई असेट मिला तो भी टैक्स नहीं लगेगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन डेथ बेड पे है और वो डेथ बेड पे जब था तब उसने बोल दिया कि मेरे जो भी असेट्स हैं वो ये पर्सन को मिलने चाहिए, और वो पर्सन की अब डेथ हो गई, सो अब पर्सन की डेथ हो गई और उसने जिसको बोला था असेट्स उसको मिले, उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। लोकल अथॉरिटी से अगर आप लोगों को कोई यू कैन से गिफ्ट मिला है तो भी आप लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, लोकल अथॉरिटी। या फिर किसी ट्रस्ट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी,
इन सब से अगर आप लोगों को गिफ्ट मिला है या आपने उनको गिफ्ट दिया है तो भी यू कैन से आपको टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जैसे अपन ने कैपिटल गेन्स में पढ़ा था, HUF का पार्टीशन हुआ और असेट्स मेंबर को गए तो मेंबर को टैक्स नहीं लगेगा। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को असेट दिया तो सब्सिडरी कंपनी को नहीं लगेगा। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को दिया तो होल्डिंग कंपनी को नहीं लगेगा। सो वो सारी चीजें यहाँ पे, हाँ मैं अगर आपको गिफ्ट दे रहा हूँ असेट तो याद रखना मुझे कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको अदर सोर्स में लगेगा टैक्स, आपको अदर सोर्स में लगेगा। सो वो जो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर था गिफ्ट का अंडर कैपिटल गेन्स वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, बाकी की जो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है वो यहाँ पे कवर्ड है। फिर अगर एक इंडिविजुअल ने ट्रस्ट बनाया हुआ है और वो ट्रस्ट को असेट दे रहा है, सो फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट, ट्रस्ट को असेट मिल रहा है, किससे मिल रहा है? फ्रॉम एन इंडिविजुअल, और वो ट्रस्ट बनाया गया है सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, तो भी यू कैन से ये ट्रस्ट को टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर कोविड का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी ने हेल्प की हुई है, सो आपको किसी ने पैसा दिया, क्यों पैसा दिया? क्योंकि आपका खर्चा हुआ था। खर्चा किस चीज पे हुआ था? मेडिकल ट्रीटमेंट पे। किसकी मेडिकल ट्रीटमेंट? या तो खुद की मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर फैमिली मेंबर्स की मेडिकल ट्रीटमेंट, और कौन से इलनेस के लिए? कोविड के लिए। सो अगर सोचो मिस्टर ए को कोविड हुआ था या मिस्टर ए के फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोविड हुआ था, मिस्टर ए को कोविड हुआ था या मिस्टर ए के फैमिली मेंबर्स में से किसी को कोविड हुआ था, और अब किसी पर्सन ने पैसा दिया हुआ है मिस्टर ए को कि ये लो भाई पैसा, क्योंकि आपको कोविड हुआ था या आपके फैमिली को कोविड हुआ था और आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। सो मिस्टर ए को पैसा मिला, क्यों मिला? या तो मिस्टर ए को कोविड हुआ था या फिर उसके फैमिली को कोविड हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ था, इसीलिए किसी ने इसको पैसा दिया हुआ है, तो ये पैसा मिस्टर ए के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे जो कंडीशंस दिए है वो सेटिस्फाई हो जाए। सो एक बार कंडीशंस आप लोग देख लेना। अब मिस्टर ए को कोविड हुआ था या फिर फैमिली को कोविड हुआ था और यहाँ पे था मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ और उस पे खर्चा हुआ और किसी पर्सन ने मिस्टर ए को पैसा दिया, देन इट इज एग्जेम्प्ट। बट यहाँ पे अब क्या हुआ है कि सपोज मिस्टर ए जो है उसको कोविड हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर में से किसी को पैसा मिला हुआ है। सो मेंबर ऑफ फैमिली को पैसा मिला हुआ है और अगर वो एम्प्लॉयर से मिला तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने दिया होगा सारा एग्जम्प्ट होगा, और अगर किसी अदर पर्सन से मिला हुआ है तो वो एग्जम्प्ट होगा अप टू 10 लाख। 10 लाख के ऊपर मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अब ये एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब ये कंडीशंस क्या हो जाए? सैटिस्फाई हो जाए। अब ध्यान से सुनना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिस्टर ए जो है उसको पैसा मिला, क्यों? क्योंकि यहां पे मिस्टर ए को कोविड हुआ था या फैमिली को कोविड हुआ था और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला हुआ है। यहां पे मिस्टर ए की डेथ हो गई और फैमिली को पैसा मिला हुआ है, एम्प्लॉयर से मिला तो पूरा एग्जाम, और अगर किसी अदर पर्सन से मिला हुआ है तो 10 लाख की लिमिट है। क्या है? 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख तक एग्जाम, 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल। और अब यहां पे जो मेंबर ऑफ फैमिली दिया है किसको पैसा मिलना चाहिए या इधर किसको कोविड होना चाहिए, उसका यू कैन से नीचे यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि यहां पे मेंबर ऑफ फैमिली का मतलब है, ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट के लिए ही है। जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है उसके लिए फैमिली का मतलब क्या? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर हु आर डिपेंडेंट। सो ये डेफिनेशन है लास्ट के 2 पॉइंट्स के लिए। नीचे आप लोगों को रिलेटिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, किस किस से गिफ्ट मिला वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, अब है ना एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको क्लास में तो बहुत ही डिटेल में सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को कोई असेट ट्रांसफर किया है तो पहले तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस क्या होंगे। कैपिटल गेन्स, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को यह असेट फ्री में दिया है, फ्री में, तो मिस्टर ए को टैक्स नहीं लगता कैपिटल गेन्स में, क्योंकि गिफ्ट इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर।
बट अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट दिया है और उससे कंसिडरेशन लिया है, अगर उससे कंसिडरेशन लिया है तो फिर कहना इसे मिस्टर ए को टैक्स लग जाएगा। अच्छा, मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर सोर्स में प्रोविजन देखना क्या होगा। असेट मिला विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल, इमूवेबल, क्या है वो चेक करना। 1/10/2009 या उसके बाद मिलना चाहिए, प्लस वो बीजेपी सैड जो डेफिनेशन है बीजेपी सैड वी उसमें फॉल होना चाहिए, प्लस वो असेट कैपिटल असेट भी होना चाहिए। सो ये सारी चीजें यू कैन से आप देखना और फिर मिस्टर बी को अकॉर्डिंगली आप टैक्स करना। और उसके बाद जब ये फ्यूचर में मिस्टर बी असेट बेचेगा तब मिस्टर बी को वापस से टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स। तो पहले मिला तब अदर सोर्स के प्रोविजंस चेक करने हैं, और फ्यूचर में जब उसने बेचा तब आपको कैपिटल गेन्स के प्रोविजंस चेक करने हैं। सो ये एक चीज आप भूलना नहीं दोस्तों कि मिस्टर बी को असेट मिला तब उसको अदर सोर्स के प्रोविजंस चेक करने हैं, और फिर फ्यूचर में उसने बेचा तो कैपिटल गेन्स। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट दे दिया है। सोचो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट क्या कर दिया है, गिफ्ट दे दिया है, गिफ्ट। और गिफ्ट 12/13 में ही दी है, तो अब मिस्टर ए को तो टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। क्यों? कैपिटल गेन्स में गिफ्ट इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। मिस्टर बी जो है उसको टैक्स, अब ध्यान से सुनना, अदर सोर्स में नहीं लगेगा। क्यों? एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि ये दोनों रिलेटिव है, सो इसको भी नो टैक्स अंडर अदर सोर्स। और अब जब मिस्टर बी फ्यूचर में जाके यही असेट ट्रांसफर करेगा तो मिस्टर बी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। क्या हो जाएगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। होल्डिंग पीरियड क्या होगा, प्रीवियस ओनर और करंट ओनर दोनों का ऐड हो जाएगा। अच्छा, इंडेक्सेशन अगर हो रहा है असेट लॉन्ग टर्म है तो फिर एज पर एक्ट एंड एज पर मंजूला जे शाह वो आपको देखना पड़ेगा। बट यस, अगर मैं केस ऐसा लूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट दिया है एज अ गिफ्ट इन 12/13 और अब रिलेटिव नहीं है, तो कहना इसे इसको कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं आएगा क्योंकि गिफ्ट दिया है। बट यस, इसको अदर सोर्स में कहना इसे टैक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल असेट की मार्केट वैल्यू 50 लाख थी तो इसको 50 लाख पे टैक्स आ जाएगा क्योंकि अब रिलेटिव नहीं है और 12/13 में असेट मिला है, 1/10/2009 के बाद मिला है। और फिर मिस्टर बी ने अगर फ्यूचर में बेचा तो याद रखना फिर मिस्टर बी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 50 लाख। फिर उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 50 लाख। सो आपको देखना पड़ेगा कि मिस्टर बी जो है जिसको गिफ्ट मिला है उसको क्या टैक्सेबिलिटी आई है अंडर अदर सोर्सेस, एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे जब वो बेचेगा असेट तो उसका कैपिटल गेन्स का इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इज 115 BBE। याद करो, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन सब पे टैक्स कितना लगता है, 78%। जहां पे आपका बेसिक टैक्स जो है वो है 60%, सरचार्ज जो है वो है 15%, दैट इज 25% ऑफ बेसिक टैक्स। तो आपको बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिल जाएगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका जो है वो है 4%, सो 3% आ जाएगा, सो टोटल हो जाएगा 78%। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अब अगर आप हॉर्स के ओनर हो और आपका हॉर्स रेस में पार्ट ले रहा है तो आपको कुछ पैसा मिलता है उसके लिए, तो वो पैसा आपकी इनकम हो गई, और हॉर्स पे जो भी खर्चा हुआ रहेगा कहने से वो आप माइनस करना। इट्स अ नॉर्मल इनकम एंड टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स। ये जो 20th पॉइंट है ये अपन एग्जम्प्ट इनकम के अंदर कवर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ये सारी इनकम्स पे आपको क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब दोस्तों आ रहा है आपका सेक्शन नंबर 57, एक्सपेंसेस अलाउड। कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, तो देखो फैमिली पेंशन के अंदर आपको एक ही खर्चा माइनस करने मिलता है, क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, विच इज 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन, जहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50%। नेक्स्ट इज डिविडेंड इनकम, जहां पे आपको एक खर्चा माइनस करने मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, विच इज मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। एंड नेक्स्ट इज अदर सोर्सेज, अदर इनकम्स,
तो अदर इनकम्स में जो भी आपके खर्चे हुए रहेंगे इनकम कमाने के लिए, वो सारे आप माइनस कर सकते हो। बस वो खर्चे कैपिटल, पर्सनल, इलीगल ये सब नहीं होने चाहिए। इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो आप माइनस करो। सेक्शन नंबर 58 क्या है? एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप माइनस नहीं कर सकते हो दोस्तों। और इसका जो लिस्ट है उसके लिए यू रेफर पीजीबीपी। पीजीबीपी में जो भी हमने एक्सपेंसेस डिसअलाउड पढ़े थे वो सारे के सारे सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे। जैसे अगर आप अनरीजनेबल अमाउंट पे करोगे टू रिलेटिव, वो डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट करोगे विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो फिर वो या तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा या फिर 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अगर तुमने एक ही दिन में 10,000 के ऊपर पेमेंट किया और तुमने प्रिस्क्राइब मोड यूज नहीं किए तो भी कहने से वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो भी हमने पीजीबीपी में डिसअलाउंस पढ़े थे वो सारे सेम। एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 59, अगर तुम लोगों ने कोई खर्चा दोस्तों माइनस कर दिया है अंडर अदर सोर्सेस और फ्यूचर में जाके वही खर्चे की क्या हो रही है? रिकवरी हो रही है। वही खर्चे की क्या हो रही है? फ्यूचर में जाके रिकवरी। तो वो रिकवरी क्या बन जाएगी? तुम्हारी इनकम बन जाएगी और तुम्हें उस पर टैक्स लग जाएगा अंडर अदर सोर्सेस। सो अगर आपका रिकवरी हो रहा है ऑफ एक्सपेंस और लॉस विच वॉज अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन, तो वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा सेम प्रोविजन बिजनेस में भी है 41(1) के अंदर। सो अब अगर कोई खर्चा आपने बिजनेस में माइनस कर दिया था और उसकी रिकवरी हुई तो वो बिजनेस में टैक्स कर देना। अगर कोई खर्चा आपने अदर सोर्स में माइनस किया था और उसकी रिकवरी हुई तो आप वो अदर सोर्स में टैक्स कर देना। सो यहां पे आपका दोस्तों और एक हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुका एंड दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड।